नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड डायरी। मैं हूं किरण कृशाली। उत्तराखंड की विकास यात्रा, जन कल्याण, नवाचार, स्वास्थ्य, संस्कृति और समाज से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों और प्रेरक खबरों के साथ हम एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देहरादून में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जीएसटी दिवस 2026 का आयोजन किया गया। सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारत थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में कर सुधारों, डिजिटल कर प्रणाली और राष्ट्र निर्माण में करदाताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के सफल क्रियान्वयन के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर देहरादून में केंद्रीय जीएसटी आयुक्तालय द्वारा जीएसटी दिवस 2026 का आयोजन किया गया। सुगम कर व्यवस्था, सशक्त भारत थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में करदाताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने सहभागिता की। देहरादून के IRDT सभागार में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। इसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जीएसटी व्यवस्था के 9 वर्षों की उपलब्धियों, कर प्रणाली में आए सकारात्मक बदलावों और करदाताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की गई। अपने स्वागत संबोधन में CGST आयुक्त डॉक्टर अशोक कुमार पांडेय ने केंद्र और राज्य जीएसटी विभागों के बीच बेहतर समन्वय को कर प्रशासन की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करदाताओं के सहयोग से राजस्व संग्रहण लगातार मजबूत हुआ है, जिससे राष्ट्र निर्माण को नई गति मिली है। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, ये जीएसटी जो एक कर एक राष्ट्र व्यवस्था के तहत एक टैक्स रिफॉर्म था, जिसमें कई सारे केंद्रीय और राज्य कर मिला करके एक कर बनाया गया। उसमें राज्य और कर केंद्र दोनों की भागीदारी रही। तो उस जीएसटी का, और जो कि एक सक्सेसफुल टैक्स रिफॉर्म रहा है अभी तक इतिहास में भारत के, तो उसको 9 वर्ष पूरे होने को मनाने के लिए, और इसमें कुछ हम उन करदाताओं को, स्टेक होल्डर्स को प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें, पुरस्कार दें, कुछ हम जागरूकता फैलाएं, कुछ हम इस अवसर को मनाएं सांस्कृतिक रूप में। तो ये सोच करके सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि राज्य और केंद्र दोनों की जो कर का बेस था, जो आधार है, कर आधार जो है, वो दोनों का बढ़ा है। और दूसरा, जो छोटे राज्य थे, जो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत अट्रैक्ट नहीं कर पाते थे, रेवेन्यू सफ़र करते थे, अब ये जो नया कर है जीएसटी, ये क्योंकि कंजम्पशन या खपत पर आधारित है, तो अब उनको भी इसमें फायदा हुआ है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड शासन के वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने जीएसटी को देश की कर व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा कि एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार की अवधारणा ने व्यापार को अधिक सरल, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल कर व्यवस्था ने कारोबार करने में आसानी बढ़ाई है और करदाताओं का विश्वास भी मजबूत हुआ है। इस अवसर पर जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण देहरादून के सदस्यों ने भी अपने विचार साझा किए। 9 साल के अंदर जो जर्नी रही, जीएसटी कलेक्शन रही, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। देखिए, हम लोगों का काम बेसिकली एक अपीलीय प्राधिकरण का हैगा, अपीलीय ट्राइब्यूनल हैगी। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग रहती है वो कमिश्नरेट करता हैगा। और ऐसा, जैसा कि आज फाइनेंस सेक्रेटरी जी ने बताया कि जब 2017 में जब जीएसटी आया था, तब यहाँ का रेवेन्यू जो था वो 2000 करोड़ के आसपास था पर एनम, जो कि अब बढ़ करके 9000 से ज़्यादा 9000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू हो चुका हैगा। तो 5 फोल्ड जो है रेवेन्यू का इंक्रीज़ हुआ है, ये जीएसटी की वजह से हुआ है, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स पॉलिसी आ गई, तो सभी जगह टैक्स जो है एक समान हैगा। और करदाताओं से अपील संबंधी मामलों में प्राधिकरण की सेवाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने समयबद्ध और पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से करदाताओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कर अनुपालन, राजस्व संवर्धन और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड रुड़की, नेस्ले इंडिया लिमिटेड रुद्रपुर तथा BHEL हरिद्वार को सम्मानित किया गया।
इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य निष्पादन करने वाले विभागीय अधिकारियों को भी प्रशस्ति पत्र एवं सम्मान प्रदान किए गए। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को विशेष आकर्षण प्रदान किया। अंत में आभार ज्ञापन और राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। यह आयोजन न केवल जीएसटी के 9 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव था, बल्कि करदाताओं और कर प्रशासन के बीच विश्वास, पारदर्शिता और साझेदारी को और मजबूत बनाने का संदेश भी देता है। एक जुलाई को देहरादून में विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन द्वारा स्वास्थ्य संवाद एवं वृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस जनहितकारी पहल का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना रहा। देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। समाज में स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने और स्वैच्छिक रक्तदान की भावना को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से विचार एक नई सोच सामाजिक संगठन द्वारा एक महत्वपूर्ण जनहितकारी पहल की गई। पिछले 11 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सरोकारों के क्षेत्र में सक्रिय इस संगठन ने इस वर्ष भी स्वास्थ्य संवाद एवं बृहद स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया। जब एक एक बूंद रक्त के लिए आदमी के प्राणों की रक्षा की जरूरत होती है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है। यह आयोजन उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन एवं विभिन्न सामाजिक, शैक्षणिक तथा जनसेवी संस्थाओं के सहयोग से 1 जुलाई 2026 बुधवार को अमोलाज रेस्टोरेंट, मोथरोवाला रोड, देहरादून में आयोजित किया गया। आज का जो ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट रहता है। अस्पताल के लिए ब्लड किसी भी दवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो भी दवाइयाँ हैं वो हम किसी न किसी फैक्ट्री में बना के प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ब्लड ये हम ही को आपको देना होता है। और ये यूनिट, एक एक यूनिट किसी न किसी की जान बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो आज का जो ये आप लोगों के द्वारा जो ये सहयोग है, ये एजेंसी की तरह का, ये बहुत ही बड़ा सहयोग है। हर साल जो है ये ब्लड डोनेशन प्रोग्राम करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि भाई आप ब्लड डोनेट करो, ताकि जो ज़रूरतमंद है, हमारे देश में कितने लोगों को खून की ज़रूरत पड़ती है। हर साल जो है असंख्य लोग जो है खून की कमी की वजह से जो है असमय अकाल मृत्यु मर जाते हैं। तो उस हमने ये विचार एक नई सोच और अमोलाज रेस्टोरेंट ने हमने एक को बनाया कि भाई हर साल लोगों को जागरूक करें ब्लड डोनेशन के प्रति, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लड डोनेशन करें। आयोजन का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के महत्व को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाना, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करना रहा। सन 1971 से ब्लड डोनेट करना शुरू किया था और अब तक मेरा 155 बार हो चुका है। मैं युवाओं को तो ये प्रेरणा देता ही हूँ कि जो काम देश के आ न सके, हाय वो कैसी जवानी है, जो जान किसी की बचा न सके, खून नहीं वो पानी है। तो अगर युवाओं के रगों में खून बहता है तो उनको रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान करने के बारे में जो बड़ी भ्रांतियाँ हैं कि रक्तदान से कमजोरी आती है, कोई बीमारी लग जाती है या और अन्य प्रकार की रक्त बनता नहीं है काफ़ी समय तक, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। रक्त जो है, रेड ब्लड सेल्स वैसे भी 120 दिन के अंदर वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए हर युवा को जो चाहिए कि वो हर 3 महीने बाद, जो पुरुष है वो 3 महीने बाद और जो महिलाएं हैं वो 4 महीने बाद आसानी से रक्तदान कर सकती है। साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि रक्तदान करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। आप जब भी रक्तदान करते हैं तो आपका 80 से 85% आपको हार्ट अटैक की संभावना कम होती है, 90% आपको कैंसर होने की संभावना नहीं होती। तीसरा ये है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ता है और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको LDL कहते हैं वो घटता है। साथ में ट्राइग्लिसराइड वगैरह शरीर से कम होता है। एक बार रक्तदान करने से 650 से 700 कैलोरी बर्न होती है, जो 4-5 दिन की बड़ी कड़ी जो एक्सरसाइज होती है उससे होती है। इस अवसर पर स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण विषयों पर संवाद किया, जिससे आमजन को बेहतर स्वास्थ्य, नियमित
जांच और रक्तदान के प्रति वैज्ञानिक एवं सकारात्मक जानकारी प्राप्त हुई। ब्लड डोनेशन के कई फ़ायदे हैं। जैसे सबसे पहले आप ब्लड डोनेशन करने आते हैं तो आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर, शुगर जांच होता है, कई वायरल मार्कर्स के टेस्ट होते हैं, तो सबसे पहले आपकी स्क्रीनिंग हो जाती है। दूसरा, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके ब्लड से आयरन कम होता है, जो आपके खून को गाढ़ा करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं आपको। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि एक फील गुड फैक्टर होता है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोगों के भलाई के लिए काम करते हैं। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट अतिथियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, पत्रकारों तथा गणमान्य नागरिकों ने भी अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के दौरान अधिक से अधिक लोगों ने रक्तदान किया तथा अन्य नागरिकों को भी इस पुनीत अभियान से जुड़कर नियमित रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया। 3 जुलाई से देहरादून के गढ़ी कैंट स्थित संस्कृति विभाग मैदान में रेम्बो इंटरनेशनल सर्कस का शुभारंभ हुआ। रोमांचक करतबों, शानदार कलाबाजियों और हास्य से भरपूर प्रस्तुतियों ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मनोरंजन की बदलती दुनिया में जहां डिजिटल माध्यमों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, वहीं पारंपरिक सर्कस की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। रोमांच, साहस, अनुशासन और हास्य का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता रेम्बो इंटरनेशनल सर्कस इन दिनों देहरादून में दर्शकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर आयु वर्ग के लोग कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। देहरादून के गढ़ी कैंट नींबूवाला स्थित संस्कृति विभाग मैदान में 3 जुलाई 2026 से रेम्बो इंटरनेशनल सर्कस का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। उद्घाटन के मौके पर उपस्थित अतिथियों ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए सर्कस जैसी पारंपरिक कला को समाज के लिए महत्वपूर्ण बताया। निश्चित तौर पर ये मनोरंजन का एक बड़ा प्राचीन और बड़ा अच्छा साधन है। निश्चित तौर पर सर्कस जो है वो बहुत लंबे समय से और देहरादून के अंदर लगते आए हैं और देहरादून के लोगों का मनोरंजन करते आए हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों द्वारा और जो कलाकार हैं उनके द्वारा इतने अच्छे यहाँ पे कला का प्रदर्शन अपनी किया गया। उद्घाटन के उपरांत कलाकारों ने एक से बढ़कर एक रोमांचक और आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। ऊंचाई पर संतुलन साधते हैरत अंगेज करतब, अद्भुत कलाबाजियां, सटीक तालमेल और मंच पर कलाकारों का आत्मविश्वास हर प्रस्तुति को विशेष बना रहा था। पूरे पंडाल में उत्साह का माहौल देखने को मिला और हर रोमांचक प्रदर्शन के बाद तालियों की गूंज लगातार सुनाई देती रही। कार्यक्रम के दौरान बच्चों में विशेष उत्साह देखने को मिला। कलाकारों की ऊर्जा, रंग बिरंगी प्रस्तुतियां और मनोरंजक अंदाज ने परिवारों को एक साथ आनंद के अविस्मरणीय क्षण प्रदान किए। यही कारण रहा कि प्रत्येक प्रस्तुति पर दर्शकों की उत्सुकता और उत्साह लगातार बढ़ता गया। रेम्बो इंटरनेशनल सर्कस के संचालक सुजीत दिलीप झा ने बताया कि उनका सर्कस वर्षों से देश के विभिन्न राज्यों में अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से पारिवारिक मनोरंजन की समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। हम लोग अभी एक सक्सेसफुल टूर पे इंडिया के हर मेट्रो सिटीज़ में हम लोग जाके दिल्ली का हाउसफुल शोज़ करके आप आपके शहर में आए हुए हैं और हमारे जो शोज़ है ये वीक में 3, 4 और 5 तारीख को और नेक्स्ट वीक में 10, 11, 12 और एवरी डे हमारे जो शोज़ रहेंगे वो 11 o'clock, 1 o'clock, 4 o'clock और 7 PM को रहेंगे। ये जो शो है एक्सक्लूसिव और ये थिएटर में आप एयर कंडीशन में इसका पूरे परिवार के साथ मज़ा ले सकते हैं इसका
और इसके अंदर लेज़र शो है, इसके अंदर जो नाइफ थ्रोइंग है और फुल एंटरटेनमेंट है। इसमें एडवेंचर है, मैजिक है, क्लाउनिंग है, कॉमेडी है, कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट। और ज़रूर आइए, सिर्फ 6 दिनों के लिए आपके शहर में, आप इसका आनंद लीजिए कंप्लीट फैमिली के साथ। सर्कस का सबसे बड़ा आकर्षण रहे एशिया के नंबर 1 जोकर बिजू पुष्करन, जिन्होंने अपनी अनूठी हास्य शैली, जीवंत अभिनय और शानदार मंचीय प्रस्तुति से बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी खूब गुदगुदाया। मैं बचपन से ऐसे छोटा भाग के आया था घर से, फिर सर्कस में काम करना चालू किया लेबर के हिसाब से, ऐसे गेट कीपर। फिर वहाँ से फिर मैं बहुत साल काम किया, करने के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैं कुछ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं सर्कस का एक्ट कर सकता। बट उस टाइम का जो सर्कस था बहुत पावरफुल सर्कस था, तो मेरा कलर ब्लैक है, तो उसका वजह से बहुत सारा सर्कस वाला बोला नहीं आप नहीं कर सकते। तो मेरा मन थोड़ा सा दुख ले गया था, लेकिन फिर भी मैं सोचा था यार हार नहीं मानना चाहिए, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे कोशिश किया, एक छोटा सर्कस में गया, वहाँ से मुझे पिकअप करके ये रंबो में लाया 32 साल पहले। तब से लेकर आज तक मैंने एक एक कदम आगे बढ़ता गया। रोमांच, मनोरंजन, हास्य और उत्कृष्ट कलाबाजियों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता रैम्बो इंटरनेशनल सर्कस देहरादून में पारिवारिक मनोरंजन का एक प्रमुख आकर्षण बनकर उभरा है। आधुनिक दौर में भी पारंपरिक सर्कस कला के प्रति लोगों का यह उत्साह इस बात का प्रमाण है कि जीवंत मंचीय प्रस्तुतियों का आकर्षण आज भी कम नहीं हुआ है। 4 जुलाई को देहरादून में आयोजित ईट राइट यूथ हैकाथॉन 2026 में प्रदेश भर के युवाओं ने सुरक्षित, पौष्टिक और टिकाऊ भोजन से जुड़े अभिनव समाधान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ भारत के विजन से जोड़ते हुए नवाचार, खाद्य सुरक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देना रहा। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के विजन और भारत सरकार के ईट राइट इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड में युवाओं की रचनात्मक सोच को नई उड़ान मिली है। देहरादून में आयोजित ईट राइट यूथ हैकाथॉन उत्तराखंड 2026 का उद्देश्य युवाओं को ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल की सोच से जोड़ना था, ताकि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता बढ़ाई जा सके। आजकल अवेयरनेस तो मैं ये कहूँगी कि हाँ, मतलब अवेयरनेस तो है, बट लोग इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि रेजिस्टेंस होता है चेंज के लिए, कुछ नया ट्राई करने के लिए। तो हमारा मॉडल ये है कि हमने ना इसके लिए सर्वेस किए थे, जहाँ हमने वेंडर्स से बात की थी और हमने उनको पूछा था कि क्या वो ये मॉडल अपनाना चाहेंगे, तो उनके बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया था। और मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये मॉडल स्टार्ट हो गया तो फिर इसके स्केल अप में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल और अफोर्डेबल है। इस हैकाथॉन में प्रदेश भर से करीब 387 टीमों के लगभग 1600 युवाओं ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों ने फूड सेफ्टी, बेहतर पोषण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई अभिनव और व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत किए, जिन्हें विशेषज्ञों ने भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बताया। हमने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक आइडिया सोचा था। जो ट्रेडिशनल वुडन कार्ड यूज़ करते हैं उसमें जो फूड होता है, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वो सनलाइट की वजह से और जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसकी वजह से कंटेमिनेशन भी हो जाता है और फूड स्पॉइलेज भी हो जाता है हीट की वजह से। तो हमने एक ऐसा कार्ट बनाने की सोची है जो ट्रेडिशनल वुडन कार्ट के ऊपर हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं, एक अपग्रेड करते हैं और एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ठंडी रहेंगी और साथ ही साथ जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसका कंटेमिनेशन भी रुकेगा। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का कहना है कि नवाचारों का उद्देश्य केवल नए आइडिया विकसित करना नहीं है, बल्कि उन्हें स्टार्टअप और उद्यमिता से जोड़कर युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार के नए अवसर तैयार करना भी है। यानी ऐसे इनोवेशन जो समाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दे सकें। हमारा जो मेन उद्देश्य है कि ईट राइट, ईट सेफ और ईट हेल्दी का जो ईट राइट का जो मूल मंत्र है वो आम जनमानस तक पहुँचें और ख़ास तौर से यूथ जो है अपने आप को इस पूरे अभियान से जोड़ें
और आपको पता है कि आज का यूथ बड़ा इनोवेटिव है, इसके अलावा जो है वो बहुत ही डिजिटली कनेक्टेड एक दूसरे से और टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जानते हैं। तो जो भी आइडियाज़ उनके आएंगे वो एक तरह से उनके स्टार्टअप्स करने में और जो हमारी जो साथ में डिपार्टमेंट के साथ में जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमारे साथ में बांटेंगे, वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। और हम उम्मीद करते हैं कि यूथ का हमें साथ मिलेगा तो हम कुपोषण, मैलन्यूट्रिशन और ओबेसिटी और ख़ासतौर से फूड सेफ्टी जो आज के ज्वलंत विषय हैं उस पर हम काफ़ी हद तक सफल होंगे आम जनमानस को जागरूक करने में। करीब 9 महीने तक चले इस इनोवेशन बूट कैंप के बाद 6 विजेता टीमों के 26 प्रतिभागियों का चयन किया गया। इन सभी विजेताओं को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह द्वारा राजभवन में सम्मानित किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि आज खाद्य सुरक्षा केवल एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक चुनौती बन चुकी है। ऐसे में युवाओं के नवाचार, सुरक्षित भोजन, बेहतर पोषण और टिकाऊ विकास के साथ साथ नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को भी गति देंगे। यही प्रयास भविष्य के स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव साबित हो सकते हैं। 4 जुलाई को ऋषिकेश में सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अनेक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया तथा जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के सरकार के संकल्प को दोहराया गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। ऋषिकेश में आयोजित सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस अवसर पर देहरादून जनपद को 219 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 51 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि सेवा पखवाड़ा लोक सेवा, सुशासन और जन कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक सफलता तभी सुनिश्चित होती है जब सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उनके 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर शुभकामनाएं भी दी। उत्तराखंड की जनता को नमन करता हूँ, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने हर मौके पर हमको अपना आशीर्वाद दिया, सारे चुनाव में भी लगातार आशीर्वाद दिया और हमेशा राज्य के हित में जो भी हमने निर्णय लिए या जो चुनौतियाँ आई, इन सभी अवसरों पर राज्य की जनता हमेशा हमारे साथ अपना आशीर्वाद देती रही। मैं इस विशेष अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये एक मार्गदर्शक के रूप में, अभिभावक के रूप में उन्होंने हमेशा उत्तराखंड राज्य की चिंता करी, अपना स्नेह दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण से अनेक चुनौतियाँ हमारे राज्य की रही, चाहे वो सिलकेरा टनल रेस्क्यू अभियान हो या आपदा के अवसर हों। अनेक अवसरों पर जब हम कड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे थे, उन सब चुनौतियों से हमको उभरने में हमारा सहयोग किया, हमको सहायता दी। राष्ट्रीय नेतृत्व का भी, केंद्रीय नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मुख्य सेवक के रूप में काम करने की जिम्मेदारी मिली। और मैंने पहले दिन से ये प्रण लिया था, ये संकल्प लिया था, भगवान बद्री विशाल, भगवान बाबा केदार और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की सेवा के लिए अपना हर क्षण और हर पल लगाऊंगा। समय की मैंने कभी गिनती नहीं करी और न ही महीनों की चिंता करी, न ही साल गिने। बस एक ही मन में संकल्प था कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सेवा पखवाड़ा सरकार के लिए आत्ममंथन करने और जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाने का अवसर रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2035 तक उत्तराखंड को विकसित और श्रेष्ठ राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान का लाभ लेने से जो लोग अब तक वंचित रह गए थे, वे सेवा पखवाड़ा के दौरान अगले 15 दिनों तक विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरे होने पर प्रदेश की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित किया। सेवा, सुशासन और जन कल्याण को केंद्र में रखकर आयोजित इस अभियान के माध्यम से सरकार ने प्रदेश भर में अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के अपने संकल्प को दोहराया। उत्तराखंड में नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण को लेकर प्रयास लगातार तेज किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 6 जुलाई को देहरादून में स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी SARRA की 7वीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नदी पुनर्जीवन, भू जल संवर्धन और एक जनपद एक नदी योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड में नदियों और जल स्रोतों के संरक्षण को नई गति देने के लिए देहरादून में सारा स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी की 7वीं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। जलागम सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में नदी पुनर्जीवन, भूजल संवर्धन और एक जनपद एक नदी योजना की समीक्षा की गई। बैठक में बागेश्वर की गरुड़ गंगा और पौड़ी की पश्चिमी नयार नदी के विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। करीब 60 करोड़ रुपए लागत वाली इन परियोजनाओं को राज्य स्तर से मंजूरी मिलने के बाद अब राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। सरकार ने बताया कि एक जनपद एक नदी योजना के तहत प्रदेश के सभी 13 जिलों में एक एक प्रमुख नदी के पुनर्जीवन पर काम चल रहा है। अब तक 13 नदियों के लिए 120 करोड़ रुपए से अधिक की DPR तैयार की जा चुकी है। वहीं भागीरथी ऐप के जरिए 4,490 जल स्रोतों की GIS आधारित मैपिंग और 5,775 जल संरचनाओं का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है। साथ ही 697 धारा नौलों की पहचान कर पहले चरण में 54 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले धारा नौलों के संरक्षण की कार्य योजना बनाई जा रही है। बैठक में हरिद्वार में 39 आर्टिफिशियल रिचार्ज शाफ्ट स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सारा के माध्यम से प्रदेश भर में 86 परियोजनाओं पर कार्य जारी है। बैठक के अंत में जल संरक्षण और नदी पुनर्जीवन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और जन भागीदारी पर जोर दिया गया। तो ये थी उत्तराखंड की कुछ प्रमुख और प्रेरणादायी खबरें। विकास, जनसेवा, नवाचार, स्वास्थ्य, जागरूकता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े ऐसे प्रयास जो प्रदेश की सकारात्मक तस्वीर को और सशक्त बनाते हैं। उम्मीद है उत्तराखंड डायरी का ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी प्रदेश की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और विशेष रिपोर्टों के साथ। फिलहाल मुझे यानी किरण कृशाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।